बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ वहीद और आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 1.2। बट बेटा 1.2 को समझने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पे बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास दो तरह के फंक्शंस हैं, एक है बेटा अलजेब्रिक फंक्शंस, अलजेब्रिक, और दूसरी तरफ बेटा हमारे पास फंक्शंस आएंगे दैट नेम्ड एज ट्रांसीडेंटल फंक्शंस। अब ये फंक्शंस होते क्या हैं, इनको हम देख लेते हैं। बेटे अलजेब्रा को समझने के लिए आपको एक सिंपल सा एक्सप्रेशन समझना होगा, दैट इज यू फेमिलियर विद द वर्ड पोलिनोमियल। अच्छा, पोलिनोमियल क्या होती थी? पोलिनोमियल बेटा कोई भी एक इस तरह का एक्सप्रेशन होता था जिसमें हमारे पास कुछ नंबर्स थे, ऐसे कुछ एक्स की पावर्स थी, n माइनस वन हुआ करता था पावर में बेटा n माइनस वन, यानी कि पावर पहले अगर n थी तो अब n माइनस वन, यानी कि पावर कम हो रही है। अगर कभी 5 थी तो अब 4 हो जाएगी। सिमिलरली बेटा n माइनस टू, एक्स की पावर n माइनस टू प्लस सो ऑन चलते जाएंगे, कहीं पे a 1x आ जाएगा, यानी कि x की पावर कम होते होते 1 हो चुकी है। और एक ऐसी भी टर्म आएगी बेटे जिसमें x मौजूद होगा ही नहीं। अब ये जो नंबर हैं जो आपको डिस्टर्ब कर रहे होंगे, मे बी n माइनस वन, n माइनस टू, बेटे ये डिफरेंट नंबर हैं, ठीक है ना। ये सारे के सारे आपके जो कोफिशिएंट्स नजर आ रहे हैं ना, ये कोई ना कोई कांस्टेंट्स होंगे, तो इनसे हमने कंफ्यूज नहीं होना। उनको नाम इस तरह से इसलिए दिए जाते हैं ताकि बेटा वो एक दूसरे से डिफरेंट फील हो। और दूसरी तरफ बेटा ये जो n है इसको आपने याद रखना है, n जो होता है बेटा वो हमेशा एक होल नंबर होना चाहिए, यानी कि ये कभी भी फ्रैक्शन नहीं हो सकता, ये बेटे कभी भी आपका डेसिमल में नहीं हो सकता। एग्जाम्पल से समझिए कि अगर मेरे पास ऐसे लिखा हो 2x² प्लस 3x प्लस 9, अब ये देखें x की पावर्स को देखिए बेटा, ये होल नंबर है, तो मैं कहूँगा कि ये जो नंबर है ना बेटा, इट इज़ अ पोलिनोमियल। ये मेरा क्या होगा बेटा, एक पोलिनोमियल है। सिमिलरली अगर मैं बेटा लिख देता हूँ 3x प्लस 5 ओनली, ये भी एक पोलिनोमियल है। x की पावर को देखें, अगर मैं सिर्फ कांस्टेंट भी लिख देता हूँ ना, लेट्स सपोज मैं अकेला 10 लिख देता हूँ, तो इट इज स्टिल अ पोलिनोमियल। ठीक हो गया। अच्छा, पोलिनोमियल कौन सी नहीं होती, जैसे मैं ये लिख देता 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, अब ये पोलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि बेटा एक्स की पावर देखें वो 1/2 है, लेकिन हमने तो कहा एक्स की पावर यानी कि जो n है उसको एक होल नंबर होना चाहिए था। अच्छा, हम इसकी यहाँ पे बात कर क्यों रहे हैं बेटा, ये जितने भी आपके पोलिनोमियल एक्सप्रेशन है ना, ये जो हमने अभी देखे यहाँ पे बेटा, इनकी मदद से जो फंक्शंस बनते हैं उनको बेसिकली हम कहते हैं अलजेब्रिक फंक्शंस। सो ये बेसिकली हो गया हमारा अलजबरा वाला पार्ट। दूसरी तरफ चले, अब यहाँ पे बेटे हम बात करते हैं ट्रांसीडेंटल। तो ट्रांसीडेंटल सिंपल सा वर्ड है कि भाई अगर कोई फंक्शन जो बेटा अलजबरा में फॉल नहीं करेगा ना, वो सारे के सारा ट्रांसीडेंटल होगा। अब ट्रांसीडेंटल में क्या हो सकता है, सिंपल के जो अलजबरा में नहीं आया। अच्छा, इसमें बेटे आपकी ट्रिग्नोमेट्री के सारे फंक्शंस हो सकते हैं, ठीक है जी। ट्रिग्नोमेट्री में क्या हुआ करता था बेटे, आपका ये जो साइन कॉस, ये सारे आपके ट्रांसीडेंटल फंक्शंस हैं। इसके अलावा बेटा आपके ये जो लॉग के फंक्शंस होते हैं, जैसे लॉग एक्स लिखा हुआ है, लॉग एक्स प्लस 3 लिखा हुआ है, इस तरह की चीज़ें, ये सारे ट्रांसीडेंटल हैं। इसके अलावा बेटे आपके ये जो ई वाले फंक्शन है जिनको आप एक्सपोनेंशियल फंक्शंस कहते हो, ई की पावर 2x है या ई की पावर x है, 2 की पावर x है, ये सारे आपके किस में फॉल करेंगे बेटा, ट्रांसीडेंटल फंक्शंस में। अच्छा, जब हम ट्रांसीडेंटल फंक्शंस की बात करते हैं तो यहाँ पर एक और चीज़ समझना इंपॉर्टेंट है कि कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं बेटे जिनको हम कहते हैं फंडामेंटल ट्रांसीडेंटल, जिनको बेटा हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल, फंडामेंटल ट्रांसीडेंटल। और कुछ ऐसे होते हैं बेटा जिनको नॉन फंडामेंटल कहेंगे। अब इसका क्या मतलब है, देखिए आप यहां से एक चीज समझ लीजिए बेटे, ये जो ओरिजिनल फंक्शन होते हैं ना, कभी भी e की पावर में x आ जाए, यानी कि a की पावर x हो जाए, a कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता। फिर आपका सिंपल कोई साइन का फंक्शन हो जाए, सिंपल लॉग का फंक्शन हो जाए, ये सारे के सारे फंडामेंटल हैं। नॉन फंडामेंटल वो होते हैं कि अगर मान लो मेरे पास यहां पर एक साइन का फंक्शन था, उसके साथ में उठा के मैं एक x डाल देता हूं, अब देखिए अलजबरा भी बीच में मैंने डाल दिया, तो अब ये जो मेरा फंक्शन होगा ये फंडामेंटल नहीं है। सिमिलरली अगर मेरे पास बेटा एक जो है ना लॉग था और उसके अंदर मैंने अलजबरा का जो है ना कंपोजिशन डाल दिया, यानी कि एक्स स्क्वायर ला के डाल दिया, अब ये जो मेरे दोनों फंक्शंस नीचे वाले होंगे वो क्या कहलाएंगे, नॉन फंडामेंटल। इनको हम नीचे वाले फंक्शंस को बेटे क्या कहेंगे, नॉन फंडामेंटल। अच्छा, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज के ऊपर, और जो हमारे बेटा स्टार्ट वाले क्वेश्चंस हैं वो इन्हीं दो डेफिनेशंस के ऊपर बेस करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 1 सेज के विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर अलजेब्रिक फंक्शन। सो हमें सिर्फ क्या बताना है बेटे, कौन से फंक्शंस हैं जो अलजेब्रिक फंक्शंस हैं। हम एफ की बात करें बेटे, तो एफ ऑफ एक्स में अगर आप देखो तो हमारे पास बेटे क्या लिखा हुआ है, सिकंड एक्स। और आपको पता है सिकंड किस में फॉल करता है? यस बिल्कुल पता है, ये तो ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है। और बेटे आपको पता है कि जो ट्रिग्नोमेट्री है वो बेसिकली आपकी क्या होती हैं, अलजेब्रिक फंक्शंस नहीं होते। तो हम इसको लिख देंगे, ये कौन सा फंक्शन हुआ, नॉट अलजेब्रिक फंक्शन। अच्छा आगे चलें, अगले क्वेश्चन में अगर आप नोटिस करो तो बेटा जी में आपको ऊपर भी एक्स नजर आ रहा है, नीचे भी एक्स है, तो सिंपली यू कैन से कि यस इट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सो जी ऑफ एक्स जो है बेटा, ये हमारा कौन सा हो गया, ये अलजेब्रिक है, हम अलजेब्रिक लिख लेते हैं। अच्छा एच की बात करें, सेम बेटा एच में भी एक्स स्क्वायर प्लस 2x है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये भी हमारा क्या होगा बेटे, अलजेब्रिक है। नेक्स्ट में चले के अंदर। अब के अंदर अगर आप नोटिस करो तो बेटा इसमें लिखा हुआ है e रेज टू द पावर x माइनस e रेज टू द पावर माइनस x डिवाइडेड बाय 2। ये बेसिकली हमारे पास जो फंक्शन है बेटा वो एक्सपोनेंशियल इन्वॉल्व हो गया यहाँ पे, लाइक ई इन्वॉल्व हो गया। इसका एक स्पेसिफिक नेम भी है, अभी हम देखेंगे भी, इसको हम हाइपरबोला भी कहेंगे। सो ये वाला जो फंक्शन होगा बेटे, ये भी हमारा अलजेब्रा के अंदर फॉल नहीं करेगा। आपने ई से देख लेना है कि ये ई के फंक्शन है, यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अगर बेटे मैं आर की बात करता हूं तो आर के अंदर देखें एक्स माइनस वन बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है। सो ये भी हमारा फंक्शन क्या होगा बेटे, अलजेब्रिक फंक्शन होगा। तो इस तरह की चीजें एमसीक्यूज में पूछी जा सकती हैं, आपने इनको देख लेना है। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर ट्रांसीडेंटल। हमें बताना है कि कौन से फंक्शंस हैं जो ट्रांसीडेंटल हैं। हम जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहले वाला फंक्शन देखिए बेटा, एफ ऑफ एक्स है, ठीक है जी। एफ ऑफ एक्स जो है बेटे, ये आपका अलजेब्रिक फंक्शन है, क्योंकि इसके अंदर रेसिप्रोकल फंक्शन है ये। तो ये किस में फॉल करेगा बेटा, ये तो अलजेब्रा में जाएगा। इस तरह की चीजें सारी किस में चली जाएंगी, अलजेब्रिक में। अगर मैं जी की बात करता हूं तो जी बेसिकली है कॉट एक्स, और कॉट जो है बेसिकली वो किस में जाता है, सर ये तो ट्रिग्नोमेट्री है। और बेटे आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री किस में जाती है, एग्जैक्टली ये तो हमारा क्या होगा, ट्रांसीडेंटल फंक्शन है। अगर बेटे हम बात करते हैं एच की, अब एच के अंदर देखें एक ई आ चुका। अब जैसे ही ई वाला पार्ट आ गया, ये बेसिकली आपका एक्सपोनेंशियल हो गया। और ये जो साथ में पार्ट आपको नजर आ रहा था, ये अलजेब्रिक है। लेकिन अगर एक्सपोनेंशियल और अलजेब्रिक मिलते हैं तो बेसिकली बेटा ये अब अलजेब्रिक नहीं रहेगा, ये किस में चला जाएगा, ये भी बेटा ट्रांसीडेंटल फंक्शन होगा। अच्छा अगर हम के की बात करते हैं तो के अंदर बेटे क्या हो रहा है, सिंपल आपको ई नजर आ रहा होगा। सो यस इट इज आल्सो अ ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस। आर के अंदर बेटे आपको सिंपल एक्स वगैरह नजर आ रहे होंगे। सो यस इट इज एन अलजेब्रिक फंक्शंस। तो इस तरह से बेटे हम यहाँ पे जो है ना ट्रांसीडेंटल और अलजेब्रिक को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अच्छा अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। और क्वेश्चन नंबर 3 में हमें ये बताना है कि कौन से फंक्शंस हैं जो फंडामेंटल ट्रांसीडेंटल है। लाइक हमारे पास कुछ फंक्शंस हैं और हमने बताने फंडामेंटल। बेटा फंडामेंटल के लिए याद रखिएगा कि हमेशा जो आपके ओरिजिनल फंक्शन है, ओरिजिनल में कौन आता है, ए की पावर में कोई नंबर आ जाए, ठीक है, आपका बेटा सिंपल कोई ट्रिग्नोमेट्री आ जाए, कॉस एक्स आ जाए, साइन एक्स आ जाए, इस तरह का। और ये आपके फंक्शंस जो कहलाते हैं, बेसिकली लॉग का कोई फंक्शन आ सकता है, यस ये होते हैं हमारे फंडामेंटल। इनको हम क्या कहते हैं बेटे, फंडामेंटल। लेकिन अगर इसके अंदर कुछ चेंजेस आ गई, जैसे अगर मैं एफ की बात करूं तो बेटा ई की एक्स तक तो बात ठीक थी, लेकिन ये जो साथ में उसने कॉस एक्स डाल दिया, इसका मतलब है उसने एक्सपोनेंशियल के साथ एक ट्रिग्नोमेट्री को ऐड कर दिया। यस इट इज ट्रांसीडेंटल फंक्शन, लेकिन बेटा ये फंडामेंटल नहीं है। फंडामेंटल का मतलब होता है किसी भी चीज का बिल्कुल बेसिक, यानी कि बिल्कुल स्टार्ट। अब आपको पता है कि ई जो है वो तो खुद एक ट्रांसीडेंटल फंक्शन है, कॉस भी एक ट्रांसीडेंटल है, लेकिन जब आप इन दोनों को ज्वाइन कर रहे हो तो बेटा ये चीज फंडामेंटल तो नहीं रहेगी। इसका मतलब आपने एडवांस पे कोई काम कर लिया। अच्छा अगर बेटे मैं जी की बात करता हूं तो जी में यू नोटिस्ड ओनली साइन एक्स इज हियर, तो बिल्कुल सही बात है भाई, ये हमारा क्या होगा बेटे, ये तो फंडामेंटल होगा, क्योंकि सिर्फ एक ही तो फंक्शन है यहाँ पे, तो ये हमारा फंडामेंटल हो गया। अच्छा अगर बेटे मैं एच की बात करता हूं तो एच के अंदर लिखा हुआ है ई की पावर 2x। अब इसको देखे मैं ऐसे लिख सकता हूं, ई की 2 और होल पावर में x। अब ई जो होता है, यू रिमेंबर ई क्या था बेटे, ये कांस्टेंट था जिसकी वैल्यू कितनी थी बेटे, आइलर कांस्टेंट 2.71, यानी कि आप कह सकते हो कि सारी ये नीचे वाला कांस्टेंट है और उसके ऊपर एक x है। तो बेटा यस ये जो फंक्शन होगा ये भी फंडामेंटल में ही काउंट किया जाएगा।
रीजन ये है कि हमने यहाँ पे लिखा था a रेज टू द पावर x, तो a तो कोई भी कांस्टेंट था ना बेटे, तो e⁴ भी एक कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फंक्शन e⁴x है ये भी क्या होगा, फंडामेंटल होगा। अच्छा, अगर हम k की बात करते हैं बेटा, अब देखिए इसमें दो अलग अलग ई बेटा इन्वॉल्व हो रहे हैं, लाइक इसका मतलब है कोई एडवांस काम किया गया है, स्टार्ट नहीं है ये भी, तो ये भी क्या होगा हमारा बेटे, नॉन फंडामेंटल, नॉन फंडामेंटल। एंड अगर हम लास्ट पार्ट की बात करें, सो ये भी बिल्कुल ऐसे ही है कि नीचे एक कांस्टेंट है और उसके ऊपर नंबर है, तो बेटे ये बिल्कुल हमारा क्या होगा, फंडामेंटल ही होगा, क्योंकि फंडामेंटल में आप बस ये चीज समझ लो कि अगर एक ही पावर में कोई नंबर आ गया तो वो आपका क्या होगा बेटा, फंडामेंटल होगा। और इसमें देखना यह है कि ये जो आपका a है ये कोई भी कांस्टेंट नंबर हो सकता है। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में अगेन बिल्कुल इसी के साथ बेटा रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। अब हमें बताने के नॉन फंडामेंटल कौन से हैं। तो एक्चुअली मैं सारे डिस्कस इसलिए कर रहा हूं ताकि बेटा ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल्स कवर हो सकें, और अगर एमसीक्यूज में वो किसी भी तरह से ये चीजें पूछे तो आपके जहन में रहनी चाहिए। अच्छा, e⁴x कैन बी रिटन एज e⁴ और उसके ऊपर x एक कांस्टेंट है और ऊपर वेरिएबल है, सो यस इट इज फंडामेंटल, इट इज फंडामेंटल। अच्छा जी, cos x पे चलते हैं। भाई ये तो बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है कि ये फंडामेंटल है, क्योंकि सिंपल एक ही तो फंक्शन है, तो ये भी क्या हुआ बेटे, फंडामेंटल, फंडामेंटल, राइट। अच्छा, h की बात कर लेते हैं। h के अंदर है अगेन, नीचे कांस्टेंट है ऊपर पावर है, तो ये भी क्या होगा, फंडामेंटल, फंडामेंटल, राइट। तीनों फंक्शन हमारे अभी तक फंडामेंटल हो चुके हैं। के की अगर हम बात करें तो इसमें क्या हो रहा है, कॉस तक तो बात ठीक थी, लेकिन कॉस के अंदर लाके उसने एक्स स्क्वेयर डाल दिया। एक्स स्क्वेयर तो अलजबरा से चल के आया होगा, इसका मतलब है ये एक्चुअली बेटे उसने क्या की है, एक कंपोजिशन बनाई है, और कंपोजिशन जो होती है वो तो फंडामेंटल नहीं हो सकती। सो हम इसको क्या कहेंगे, नॉन फंडामेंटल। ये क्या होगा बेटे, नॉन फंडामेंटल। लास्ट पे अगर हम आर की बात करते हैं तो इसमें लिखा हुआ है 2 रेज टू द पावर माइनस एक्स। अच्छा, अपने जल्दी से रश नहीं करना, अब इसको देखो ऐसे लिख सकते हो 2 की पावर -1 और ऊपर बेटे एक्स, जो कि ऐसे भी लिखा जा सकता है 1/2 की पावर एक्स। अब 1/2 देखें तो एग्जैक्टली 1/2 तो एक कांस्टेंट है ना बेटे, और अगर कांस्टेंट के ऊपर एक वेरिएबल आ चुका तो अगेन ये भी क्या होगा हमारा बेटे, फंडामेंटल आंसर रहेगा। सो सिर्फ एक ऐसा था जो के एफ एक्स था बेटे जो नॉन फंडामेंटल था, बाकी जो हमारे सारे पार्ट थे वो फंडामेंटल ही थे। क्वेश्चन नंबर 5 को समझने से पहले हमें बेटा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना है, दैट इज रिलेटेड टू एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। आपको याद होगा हमने एक्सरसाइज 1.1 में क्वाड्रेटिक फंक्शंस को पढ़ा था, फिर हमने ये देखा था कि उसके ग्राफ किस तरह से बनते थे, यू रिमेंबर वो यू शेप में बना करते थे। अच्छा, एक्सपोनेंशियल को हम समझ लेते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस बेसिकली कब यूज किए जाते हैं बेटा, जब हमें किसी भी चीज की ग्रोथ को या फिर बेटा डिके को देखना हो, यानी कि यू कैन से कि किसी भी चीज में रैपिड चेंज आ रहा हो। अब रैपिड चेंज कैसे, जैसे कि आप एग्जांपल के तौर पर समझ सकते हो इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन जो है बेटा वो बढ़ती जा रही है, तो हम कह सकते हैं दिस इज एग्जांपल ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। फिर सिमिलरली आपने देखा होगा हाफ लाइफ, आप कहते हो केमिस्ट्री में आप पढ़ते हो हाफ लाइफ, यानी कि एक जो आपके पास बेटा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है वो 2 इयर्स या 5 इयर्स के बाद अपनी जो बेटा टोटल अमाउंट उसको हाफ कर लेते हैं, तो ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शंस है। अच्छा, अब एक्सपोनेंशियल फंक्शंस में दो तरह की चीजें हैं, एक आपने देख लिया बेटे ग्रोथ है, और एक क्या होगा बेटे, डिके होगा। अगर मैं इसके ग्राफ की बात करूं, so let me draw a graph here। इस तरह से बेटा देखिए, अगर तो मान ले बेटा आपके पास ग्रोथ का, आपके पास कोई ग्राफ है, तो ग्रोथ कुछ इस तरह से हो रही होती है, ऐसे आएगा फंक्शन ऐसे, एंड रैपिड चेंज करता हुआ वो सीधा चले जाएगा। ये बेसिकली बेटा किसको रिप्रेजेंट करता है, उसकी ग्रोथ को। अच्छा, एक चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटा, देखें यहां पे e रेज टू द पावर x, ई आपको पता है बेसिकली क्या है आपका 2.71 है। अच्छा, अगर मैं बेटा x की वैल्यू यहाँ पे 0 डालता हूँ, लाइक मैं ये चाहता हूँ कि y एक्सेस के ऊपर ये वैल्यू कितनी होगी बेसिकली, सो यहाँ पे बेटा है मुझे पता है e की पावर x यानी कि e की पावर 0 करेंगे तो 1, तो ये जो पॉइंट है बेसिकली ये कितना होता है बेटे, 0 1। चाहे ग्रोथ का ग्राफ हो
चाहे आपका डिके का ग्राफ हो, हम डिके का ग्राफ भी बेसिकली बना लेते हैं। डिके के ग्राफ के लिए अगेन बेटे मैं यहाँ पर एक इस तरह से ग्रिड बना लेता हूँ, कुछ इस तरह से। अब बेटे जो डिके का ग्राफ होगा वो कुछ इस तरह से होगा, यहाँ पे आपके पास ज्यादा सारी वैल्यू होगी और आहिस्ता आहिस्ता वो डिक्रे करता 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 सो ऑन ऐसे चलता जाएगा, सो ऑन इस तरह से। अच्छा जी, अगेन ये बेटा जिस पॉइंट से पास करेगा वो पॉइंट अगेन इसका क्या होगा बेटे 0 1, यानी कि हम कह सकते हैं इसका जो y इंटरसेप्ट होता है बेटा वो हमेशा क्या होता है 0 1 होता है। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ चीजें हमें देखनी है जो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के साथ अटैच हैं। ये बेसिकली हमारा कौन सा ग्राफ है बेटे, डिके का ग्राफ हो गया। अब यहाँ पे बेटा हमने कुछ चीजें देखनी है जो एक्सपोनेंशियल ग्राफ के साथ अटैच हैं। सबसे पहले तो ये देखिए कि ये जो हमारा ग्राफ है ना बेटा ये कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस का मतलब ये होता है कि मैं x की कोई भी इनपुट दूंगा ना तो हमें कोई ना कोई बदले में y मिल जाएगी। इसलिए आप देख रहे हो दोनों ग्राफ्स बिल्कुल कंटिन्यूटी, दरमियान में कोई भी डिसकंटिन्यूस पोर्शन नहीं है, दरमियान में कहीं पे होल नहीं लगा हुआ। सो इसका मतलब है मैं इसके अंदर कोई भी वैल्यू डाल दूं फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, मेरा जो बेटे एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा वो मुझे हमेशा आंसर देगा। एंड यू रिमेंबर दिस वर्ड, जो हम अपने फंक्शन को इनपुट देते थे उसके लिए एक वर्ड भी तो यूज होता था, उसका नाम हुआ करता था डोमेन। तो हम कह सकते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शंस जो होते हैं बेटा उनकी डोमेन क्या रहती है, नेगेटिव इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, यानी कि ये पूरी की पूरी बेटा आपकी रियल लाइन, चाहे वो ग्रोथ का आपके पास ग्राफ है या फिर बेटे डिके का। एक चीज हो गई। दूसरी चीज देखिए यहां पे हम बात करते हैं इसकी बेटा रेंज की। रेंज का मतलब ये होता है कि जब आपने उसको इनपुट दी तो आपको बदले में कुछ आंसर मिलने हैं। अगर बेटा आप इन दोनों ग्राफ्स को देखो, चाहे वो ग्रोथ का आपके पास ग्राफ है या फिर डिके का, अब जो मैंने इसका ग्राफ बनाया ना वो देखिए यहां से तो बेटा अगर मैं नीचे को जाऊं तो ये बिल्कुल ऐसे फील हो रहा है जैसे लाइन के साथ जो है ना वो बिल्कुल साथ लगता जा रहा है। बट इंटरेस्टिंग चीज ये है कि कभी भी एक्सपोनेंशियल का ग्राफ जो है वो बेटा ये एक्स एक्सिस की जो लाइन है उसको टच नहीं करता, ये हमेशा उसके साथ साथ तो चलता जाएगा लेकिन कभी भी बेटा उसको टच नहीं करेगा। ये बात आपने हमेशा ध्यान में रखनी कि उसके अंदर अगर डिके है तो उसमें कंटिन्यूसली डिक्रीज आ रहा होता है, लेकिन वो डिक्रीज इतना माइनर हो जाता है तो शायद हमें फील नहीं हो रहा होता, बट वैल्यूज हमारी बेटे कम हो रही होती है। एंड सेम गोज फॉर दिस। अच्छा, अब इसका फायदा क्या हुआ, यहां पर एक बड़ा जबरदस्त वर्ड आ रहा है बेटे, इस वर्ड को हम कहते हैं एसिम्प्टोट। वर्ड क्या है जी, एसिम्प्टोट। अच्छा, एसिम्प्टोट क्या होते हैं, इसमें भी एसिम्प्टोट होगा, इसमें भी एसिम्प्टोट होगा। एसिम्प्टोट का मतलब यह होता है कि एक ऐसी लाइन जिसके साथ हमारा ग्राफ मिलना चाहता है। एसिम्प्टोट का क्या मतलब होता है बेटा, एक ऐसी लाइन जिसके साथ हमारा जो ग्राफ है वो मिलना चाहता है। जैसे कि बेटा आप एक्स एक्सिस को देखिए, हमारा ये जो ग्राफ ग्रोथ वाला है ये आहिस्ता आहिस्ता इस एक्स एक्सिस के साथ मीट करना चाहता है। एंड सेम अगर मैं डिके वाले ग्राफ में देखूं तो बेटा ये भी एक्स एक्सिस के साथ मीट करना चाहता है। तो ये जो मेरा एक्स एक्सिस है ना बेटा जिसके साथ ग्राफ मिलना चाहता है, ये लाइन कहलाती है एसिम्प्टोट, और ये ग्राफ कभी भी इन लाइंस को टच नहीं कर सकता। एसिम्प्टोट क्या होता है, एक ऐसी लाइन जिसके साथ ग्राफ जिसको अप्रोच तो कर रहा है लेकिन कभी भी उससे मीट नहीं कर सकता। तो बेटा मैं यहां पे लिख सकता हूं कि एसिम्प्टोट जो है ई के लिए वो क्या है, वो है जी y इज इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि जो एक्स एक्सिस है बेटा उसकी इक्वेशन आपको पता है y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 भी कह सकते हो, या फिर आप सिंपली कह दो कि जो एसिम्प्टोट है वो क्या है बेटे एक्स एक्सिस है। दोनों बातें ठीक है, आप एक्स एक्सिस लिख सकते हो या फिर बेटा आप लिख दो y इज इक्वल टू 0। अच्छा बेटा इससे अगली बात, हम रेंज की बात करने लगे थे। अब देखिए कभी भी 0 वाली लाइन को तो उसने टच नहीं करना, इसका मतलब है y का आंसर कभी भी 0 नहीं आ सकता। तो हम ऐसे कहेंगे कि 0 जो है वो कभी भी नहीं आ सकता, और यहाँ पे राउंड ब्रैकेट यूज करेंगे क्योंकि बेटा राउंड ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि 0 इंक्लूड नहीं है। हाँ, 0 से जो बड़े नंबर होंगे दैट विल बी 0.00 मिलियन टाइम 0 के बाद भी अगर 1 आ गया तो वो बेटा इंक्लूड होगा। और मैक्सिमम आंसर देखिए किधर जा रहा है, y की वैल्यू 0 नहीं आ सकती, लेकिन अगर आप अपवर्ड देखो तो ये सोन चलती जा रही है ऊपर वाली डायरेक्शन में। डिके में भी ऐसे ही था। तो बेटा 0 से लेकर हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा बेटा, पॉजिटिव इन्फिनिटी, यानी कि अपवर्ड चलता जाएगा और कभी भी ये चीज हमारी एंड नहीं होगी।
अच्छा, फिर हमने एक और चीज यहाँ पे बेटा नोटिस कर ली कि y इंटरसेप्ट क्या है, ये फिक्स रहेगा। y इंटरसेप्ट जो है बेटा इसने हमेशा 0 1 ही रहना है, चाहे आपके पास e जो है एक्सपोनेंशियल जो है उसमें चाहे e हो जाए या कोई भी दूसरा नंबर हो जाए। x इंटरसेप्ट की अगर हम बात करें, एक्स इंटरसेप्ट का मतलब ये होता है बेटा कि वो एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा, तो बेसिकली इट डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों? क्योंकि कहीं पे भी हमारा जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को बेटा मीट या कट नहीं कर सकता। सो ये कुछ चीजें बेटा डिस्कस करने का मतलब ये था कि जब हम इसके एक्चुअल ग्राफ बनाएं एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के, तो आपको उनका बिहेवियर पहले से पता हो कि हमारे जो ग्राफ्स हैं वो किस तरह से बनने हैं। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज के ऊपर और देखते हैं कि कौन से एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं जिनके हमें बेटा ग्राफ्स बनाने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा हमारे पास जो फंक्शन है वो बेसिकली है 3 रेज टू द पावर x। अच्छा, 3 डेफिनेटली पिछला जो भी हम बेटा कॉन्सेप्ट को समझ रहे थे उसमें कुछ ऐसे था। देखें, a रेज टू द पावर x जो होता है ना बेटा, ये जनरल है, ठीक है जी। a बेसिकली कोई भी नंबर था, पिछले क्वेश्चन में हमने देखा a e के इक्वल हो चुका था। अब इस क्वेश्चन में बेटा a जो है वो 3 के इक्वल है। अब जितने भी एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं, लकीली इनका जो ग्राफ है बेटे वो सेम ही बन रहा होता है। सबका जो ग्राफ है बेसिकली वो क्या बनना है बेटा, सेम ही बनना है। अच्छा, अब इसके ग्राफ बनाने से पहले एक दो चीजें हम लिख लेते हैं। सबसे पहले तो ये कि बेटा इसका y इंटरसेप्ट क्या होगा, y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट का मतलब है इस क्वेश्चन में अगर बेटा मैं x को 0 करूं तो बेटा x को 0 करेंगे तो यू सी क्या आएगा, 3 रेज टू द पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1। तो हमारा जो x y इंटरसेप्ट आ गया बेटा वो 0 1 आ चुका। एक तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गया। अच्छा, इसके बाद हमें ये पता है कि ये बेटा एक पॉजिटिव है, 3 यहाँ पे एक पॉजिटिव नंबर है, तो जो ग्राफ बनेगा बेटे वो कुछ ऐसे का बनेगा, इस तरह से। ये ग्रोथ का ग्राफ है बेसिकली, जो यहाँ पे अभी हम बेटे बनाएंगे। अच्छा, अब ग्राफ को बेटे जो ड्रा करने का एक्चुअल मेथड होता है वो ये है कि आपने यहाँ पर टेबल बनाना है और उसके अंदर कुछ वैल्यूज आपने कंसीडर करनी है। यहाँ पर आप कैलकुलेटर से हेल्प ले सकते हो। अब बेटा यहाँ पे हमें ये पता है कि जो आपके पास बेसिकली ये 3 रेज टू द पावर x फंक्शन है, इसकी जो डोमेन है वो सारे का सारा रियल नंबर है। सो बेटा हम ऐसा करते हैं कि एक दफ़ा ये वाला पार्ट हम यहाँ से हटा लेते हैं और यहाँ पे हम अपना एक टेबल बनाते हैं। टेबल के अंदर हम खुद से बेटा कुछ वैल्यूज कंसीडर करेंगे। यहाँ पे लेट सपोज बेटा मैं ले लेता हूँ x की कुछ वैल्यूज और यहाँ पे बदले में मुझे क्या मिल जाएगा, f ऑफ x यानी कि y। x की वैल्यूज अब जितनी ज्यादा लेंगे आपका ग्राफ उतना ज्यादा एक्यूरेट होगा। लेट सपोज बेटा मैं यहाँ पे वैल्यूज ले लेता हूँ, एक ले लेता हूँ -3, लेट सपोज बेटा -2, -1, यहाँ पे 0 ले लेते हैं, 1 और लेट सपोज 2। ये वैल्यूज हमने बेटा x के लिए कंसीडर की। अब अपने कैलकुलेटर की मदद से जल्दी से ये वैल्यूज पे बेटा देख लेना कि हमारा फंक्शन जो है वो क्या आंसर देता है। कैलकुलेटर के ऊपर 3 रेज टू द पावर x से लिख के उसके अंदर आपने ये वैल्यूज पुट कर देनी है। अगर बेटा मैं उसके अंदर -3 प्लेस करता हूँ तो मेरा जो आंसर आता है वो आता है 0.037। अगर बेटे मैं उसके अंदर पुट करता हूँ -2 तो बेटे हमारा आंसर आ रहा है 0.11। सिमिलरली अगर बेटा मैं उसके अंदर -1 करता हूँ तो आंसर आ रहा है 0.3। अब देख रहे हो वैल्यूज थोड़ी सी बढ़ती जा रही हैं। अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो बेटा ये 1 आ रहा है, और अगर बेटे मैं इसके अंदर 1 पुट करता हूँ तो मेरा आंसर जो है वो 2 आ रहा है। अब बेसिकली 3 आ रहा है, बिकॉज 3 रेज टू द पावर 1 इज 3 नॉट 2, सॉरी यहाँ पे 3। और अगर बेटे मैं 2 पुट करता हूँ तो ये 9। अब देखो कितना रैपिड एक्सचेंज उसमें बेटा चेंज आ रहा है, और ये ग्रोथ है, यानी कि आपकी वैल्यू से पॉजिटिव साइड को जा रही है। अच्छा, यहाँ पे ग्रिड बना लेते हैं कुछ बेटे इस तरह से। अब यहाँ पे कुछ वैल्यूज हमने जो लेबल की हैं बेटा, यहाँ कहीं पे मेरा आ जाएगा नेगेटिव का 1, यहाँ पे बेटे नेगेटिव का 2, यहाँ पे कहीं पे नेगेटिव का 3 और सो ऑन। एंड यहाँ पे 0 हो गया। राइट साइड पे जाएंगे तो बेटे यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे कहीं पे बेटे हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया, एंड सो ऑन। ये वैल्यूज इसी तरह से चलती रहेंगी। अच्छा, अब यहाँ पे
जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बेटा अगर हम उनको हाईलाइट करें, देखें एक है -3 के ऊपर 0.037, ये -3 इसका मतलब है ये बिल्कुल यहाँ पे इसके साथ। दूसरा बेटा अगर -2 लें तो -2 की वैल्यू जो है ना वो थोड़ी सी इससे इंक्रीज हो रही है, थोड़ी सी इससे इंक्रीज, तो अब ये कहीं एक डॉट अगर इधर था तो अब डॉट यहाँ पे आ जाएगा। फिर अगर 0 करेंगे तो बेटा आंसर जो है ना यहाँ कहीं पे हमारा क्या मौजूद है बेटे 1, तो 1 पे आ गया। अगर बेटे मैं यहाँ पे करूंगा 2 तो 2 पे आंसर मेरा कहाँ पे चला गया था बेटे 2, और यहाँ कहीं पे अगर 3 है तो बेटे वो चला जाएगा 3 पे, लेट सपोज यहाँ कहीं पे। अब 3 पे ऊपर अगर आप देखें तो बेटा ये बेसिकली आपका आंसर कितना आ जाना था, 3 टाइम्स 3 विल बी 9 टाइम्स 3 27, वो बहुत ऊपर चला जाना था। अच्छा अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। सो ग्राफ बेटा कुछ ऐसे बनेगा, आपने हमेशा स्ट्रेट लाइन कभी नहीं लगानी, आपने कोशिश करनी उसमें बेटा कर्व की फील आनी चाहिए कि ग्राफ आहिस्ता आहिस्ता ऊपर को मूव करता जा रहा है। और जैसे यहां से अगर आप देखो तो बेटा बहुत रैपिडली जो है ना ग्राफ हमारा मूव करने लग गया। जो इससे अगला नंबर था वो 27 था, यानी कि आप कह सकते हो कुछ ऐसे हो जाना था उसने। अब ये बेसिकली बेटा हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ई का कोई भी फंक्शन ले लें बेटा, अगर उसमें ग्रोथ हो रही है तो ग्राफ कुछ ऐसे ही बनेंगे। आपने बस ये याद रखना है कि हमेशा पास इसने 0 1 से ही होना है, चाहे ग्रोथ है या चाहे बेटा डिके है। एक और हम इसका पार्ट देखते हैं, पार्ट नंबर 6 में बेटा अगर देखें तो अगेन हमारे पास जो फंक्शन है बेटा वो एक्सपोनेंशियल है। एक्सपोनेंशियल मतलब के पावर के अंदर आपका एक्सपोनेंट मौजूद है, और यहाँ पे जो नंबर है बेटा वो है 1/3x। कुछ चीजें जो हमें पता है, एक y इंटरसेप्ट दैट इज एक्चुअली फिक्स आंसर के इसने 0 1 ही रहना है। अच्छा उसके बाद बेटे ये देख लेना है हमें कि हमारा जो ग्राफ होगा वो डिके का है या आपके पास बेटा ग्रोथ का। तो ये चीज याद रखो, देखो a रेज़ टू द पावर x है ना बेटा, इसमें a जो है वो डिसाइड करता है कि ग्राफ कैसा होगा। अगर तो a जो है बेटा ग्रेटर देन 1 है, अगर a हमारा क्या है बेटा ग्रेटर देन 1 है तो ग्राफ जो बनता है वो हमेशा ग्रोथ का बनेगा, ठीक है। और अगर बेटे आपका ये जो a रेज़ टू पावर x में ये जो आपको a नजर आ रहा है इट इज बिटवीन 1 एंड 0, यानी कि 0 से बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है, तो उस केस में हमारा जो ग्राफ होगा बेटे वो क्या बनेगा, डिके का बनेगा। यानी कि a से ग्रेटर है तो बेटे हमारा ग्राफ क्या बनेगा, ग्रोथ का। और अगर 0 और 1 के दरमियान में कभी a होगा तो बेटे ग्राफ हमारा कैसे बनेगा बेटा, डिके का ग्राफ बनेगा। अच्छा दूसरी चीज यहां पे आपने याद रखनी है, यहां पे अगर हम देखें तो बेटा 1/3 है हमारे क्वेश्चन में, 1/3 इज लेस देन 1 बेसिकली एंड बिटवीन 0। इसका मतलब है जो हमारा इसमें आंसर आना है बेटे वो कौन सा आएगा, डिके का आएगा। बट उसके लिए हम प्रॉपर कुछ वैल्यूज लेते हैं, टेबल बनाते हैं और देखते हैं कि हमारा ग्राफ जो है वो किस तरह का नजर आएगा। यहाँ पे बेटा हम उसी तरह से कुछ वैल्यूज ले लेते हैं। यहाँ पे हमारा x हो जाएगा, यहाँ पे बेटे हमारा f ऑफ x हो जाएगा। अगेन जैसे मैं कुछ वैल्यूज ले रहा था, मे बी -3 यहाँ पे हो जाएगा, -2 मे बी -1 0 1 2। अब जितनी मर्जी वैल्यूज ले लें, जितनी ज्यादा वैल्यूज लेंगे एक्चुअली हमारा ग्राफ जो है बेटा वो उतना ज्यादा अच्छा होगा। डोमेन क्योंकि सारे का सारा रियल नंबर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि x की कौन सी वैल्यू लें या कौन सी वैल्यू ना लें। अब आप कैलकुलेटर उठाइए और उसके ऊपर इनकी सारी वैल्यूज को बेटा निकाल लीजिए। बेटे जब मैं यहाँ पे -3 पुट करता हूँ तो मेरा जो आंसर आ रहा है वो बेसिकली आ रहा है 27। अगर बेटे मैं यहाँ पे पुट करता हूँ -2 तो मेरे आंसर में जो आ रहा है वो 9। -1 पे आपको पता है आपके पास इसमें जो आंसर आएगा वो 1/3, यानी कि यू कैन से कि अगर मैं डेसिमल में इसको लिखता हूँ बेटे तो वो आपके पास आ जाएगा, एक्चुअली नॉट इन डेसिमल बट इट इज सिंपली 3 बिकॉज क्योंकि नेगेटिव नंबर है। 0 पे तो उसने हमेशा 1 ही आना है। अगर आप 1 पुट करोगे इसके अंदर तो तब हमारा डेसिमल में जाएगा, दैट विल बी 0.33। अब देख रहे हो बड़े नंबर से छोटे की डायरेक्शन में आ रहे हैं। और अगर हम बेटा यहाँ पर 2 पुट कर लेते तो हमारा आंसर आ जाता 0.11 एंड सो ऑन। अच्छा अब ग्रिड बना लेते हैं, कुछ इस तरह से। और जो हमारे पॉइंट्स हैं बेटा 27 पे आ रहा है -3, यहाँ पे मान लेते हैं -1 -2, यहाँ पे बेटे -3। सिमिलरली राइट साइड पे बेटा 1 है, यहाँ कहीं पे बेटे हमारे पास 2 आ गया। 27 है लार्जेस्ट वैल्यू, लेट सपोज मैं यहाँ कहीं पे मान लेता हूँ कि ये मेरा 27 है। सो बेटा -3 पे ग्राफ कुछ यहाँ पे था, उसके बाद हमारे पास -2 आ गया, -2 पे 9 था, तो लेट सपोज यहाँ कहीं पे हमारा 9 हो गया।
उसके बाद बेटा हमारा जो है 0 1 है वो तो हमेशा यही रहेगा। लेट्स सपोज ये हमारा हो गया। वो कुछ इस तरह से होगा कि यहाँ से फंक्शन ऊपर से आ रहा था, इस पे पास हुआ। आपने कभी भी स्केल को यूज़ नहीं करना बेटा वाइल ड्राइंग दिस ग्राफ। ये आपकी एक स्केचिंग है जो हैंड स्केचिंग होगी। इस तरह से ऐसे जा रहा है ग्राफ बेटा हमारा, कुछ ऐसे 0 1 से पास होने के बाद ये और नीचे जाएगा, इस तरह से आहिस्ता 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 नीचे को डिक्रीज करता करता ऐसे जाएगा, लेकिन कभी भी एक्स एक्सिस के साथ बेटा वो मीट नहीं करेगा। तो ये हमारा क्या बन गया बेटा, डिके का ग्राफ बन गया। अच्छा, अब यहाँ पे ना बेटा उसने वर्ड लिखा हुआ था ग्राफ करना है आपने। अगर स्केच लिखता है ना तो शायद हम फिर ये टेबल बनाते ही ना, हमें पता होता है कि डिके है तो इस साइड से आना है और ग्रोथ है तो उस साइड से। लेकिन जब ग्राफ का वर्ड वो यूज करें तो आपने कोशिश करना है अपने टेबल बना के उसमें 4 5 वैल्यूज, कुछ नेगेटिव की ले लें कुछ पॉजिटिव की ले लें, वो वैल्यूज को लेकर तब आपने जो है ना उसका ग्राफ जो है वो शो करवाना है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है हाइपरबॉलिक फंक्शंस। अच्छा, हाइपरबॉलिक फंक्शंस क्या होते हैं? सबसे पहले तो हाइपरबोला की जो शेप है बेटे आप उसको अंडरस्टैंड कर लीजिए। हाइपरबोला, हाइपरबोला मैथ्स के अंदर एक बेटा शेप है जो कुछ इस तरह से बेटा बन रही होती है। आपके पास एक अगर अपसाइड कर्व है तो इस तरह से बेटा एक डाउन साइड कर्व। ये अप एंड जो है ना बेटा डाउन भी हो सकते हैं, ये बेटा इस तरह से राइट और लेफ्ट भी हो सकते हैं। इवन किसी भी डायरेक्शन में दो अपोजिट कर्व्स हैं। इस शेप को बेटा बेसिकली हम क्या कहते हैं, हाइपरबोला कहते हैं। अच्छा, हाइपरबोलिक फंक्शंस को हमने नाम क्यों दिया और ये होते क्या हैं? बेसिकली बेटा हाइपरबोलिक फंक्शंस हैं आपके, जो इंपॉर्टेंट वन है उसमें है साइन हाइपरबोलिक, उसमें है बेटे कॉस हाइपरबोलिक, टेन हाइपरबोलिक एक्स, और फिर इनके 3 रेसिप्रोकल जिसमें कोसिकेंट भी आएगा, जिसमें सीकेंट आएगा और कॉट आएगा, जस्ट लाइक ट्रिग्नोमेट्री। अब बेटा अगर मैं इनके ग्राफ्स की बात करूं तो साइन हाइपरबोला का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह से है कि अगर लेट सपोज ऐसे ग्रिड है तो यहाँ से ये एक लाइन आती है और ऐसे जो है बेटा इधर से पास करके चली जाती है, जस्ट लाइक एस। अगर हम बेटे कॉस हाइपरबोला की बात करें तो उसका जो ग्राफ होगा बेटे वो कुछ इस तरह से बनता है कि यहाँ कहीं पे हमारे पास 0 1 और इस साइड पे ऐसे ग्राफ आता है बिल्कुल पैराबोला के जैसा और कुछ ऐसे चला जाता है। ये है कॉस का। और अगर हम टेन की बात करते हैं तो टेन में भी कुछ ऐसे है बेटा। बेसिकली यहाँ पर 2 लाइंस होती हैं, एक हम मान लेते हैं यहाँ पे ऊपर और एक बेटे यहाँ पे नीचे कहीं पे लाइन है। ठीक है जी, ये ऊपर वाली लाइन है +1 पे लगी हुई, नीचे वाली लाइन है बेटा -1 की। और जो इसका ग्राफ होता है वो बेसिकली बेटा इस तरह से जो है ना ऐसे एस की शेप है, लेकिन ये ट्रैप हो जाता है +1 और -1 के बीच में, और +1 और -1 को कभी मीट नहीं कर पाता। ये है टेन का ग्राफ। तो इन ग्राफ से मैं कहीं पे भी नहीं लग रहा कि इसकी शेप कुछ ऐसी है जैसे मैंने हाइपरबोला की शेप बताई। तो बेसिकली इनको हाइपरबोलिक फंक्शन हम इसलिए कहते हैं बेटा, जैसे बेटे हमारे पास साइन एक्स और कॉज एक्स है ना, अगर हम इनका बेटा किसी भी एंगल को लेके इनकी वैल्यूज फाइंड करें साइन एक्स की और कॉज एक्स की, तो एंगल आप कोई भी ले लो, तो जो हमेशा हमारे पास एक पॉइंट बनता है वो सर्कल बनता है। तो हम ये कहते हैं कि ये जो साइन एक्स और कॉज एक्स होते हैं ना बेटा, ये बेसिकली क्या है, हमारे सर्कल को डिफाइन करते हैं। सिमिलरली अगर साइन हाइपरबोलिक एक्स और कॉज हाइपरबोलिक एक्स लेके आप कोई भी एंगल ले लो, उनकी वैल्यूज फाइंड करें, तो तब जो शेप बनती है वो हाइपरबोला की शेप बनती है। दैट इज व्हाई हम इनको बेटा हाइपरबोलिक फंक्शन कहते हैं। साइन को, कॉज को, टेन वगैरह, क्योंकि वो तो बेसिकली डिपेंड इन पे करेंगे, तो इसलिए बेटा वो टेन हाइपरबोलिक हो गया। तो ये आपने याद रखना है कि इनको हाइपरबोलिक फंक्शंस क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर साइन हाइपरबोलिक और कॉज हाइपरबोलिक को लेके आप बेटे कोई भी एंगल्स ले लें तो वहां पे बेटा जो शेप बनेगी दैट इज एक्चुअली हाइपरबोला शेप। अच्छा, अब हम इनके एक दफा फार्मूलाज देख लेते हैं। बेटे साइन हाइपरबोलिक एक्स का जो फार्मूला है वो आपको मेमोराइज भी करना है। वो कुछ ऐसे है, ई एक्स माइनस ई रेज टू द पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, देखा आपने यहां पर आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया। तो हाइपरबोलिक फंक्शंस को डिफाइन करने के लिए हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन से हेल्प लेते हैं। कॉस हाइपरबोलिक एक्स जो है बेटे वो बेसिकली होता है ई रेज टू द पावर एक्स, यहाँ पे प्लस आ जाता है, बाकी सेम उसी तरह से फिर आ जाता है बेटे टेन। और टेन आपको पता है बेसिकली ये तो डिपेंड करता है ना बेटे साइन और कॉस पे, तो इन दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूं 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा माइनस वाला और नीचे बेटे आ जाएगा यहाँ पे
प्लस वाला, ये tan हो गया। अच्छा, अगर हम इनके रेसिप्रोकल्स की बात करें, साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंड है, कोसेकेंड में 2 ऊपर चला जाएगा। कॉज हाइपरबोलिक का रेसिप्रोकल हो जाएगा बेटे बेसिकली आपका सेकंड, सेकंड में 2 ऊपर चला जाएगा एंड tan में ये प्लस वाली टर्म ऊपर और नीचे वाली जो माइनस वाली है वो नीचे आ जाएगी और यहाँ से बेटे क्या बन जाएगा, कॉट बन जाएगा। ये याद रखना है। इससे जो कमिंग क्वेश्चन है उसमें बेटा हम इन तीनों जो क्वेश्चन हैं आपके पास ये आइडेंटिटीज हैं या जो फार्मूलाज हैं इनको यूज करेंगे। उसके बाद जो लास्ट वाला बेटे क्वेश्चन आएगा उसमें जो हम बात करेंगे वो बेटा बेसिकली होंगे इनवर्स हाइपरबॉलिक। वो किस पे होंगे बेटा, इनवर्स हाइपरबॉलिक। आपकी बुक के अंदर इनवर्स हाइपरबॉलिक और जो हाइपरबॉलिक है इनकी बेटा डोमेन रेंजेस बताई गई हैं, इनको आप एक दफा लाजमी देख लीजिए। अगर फिर भी कहीं पे प्रॉब्लम हुई तो हम उसके लिए अलग से ये एक लेक्चर रिकॉर्ड कर लेंगे जिसके अंदर मैं उन सारे ग्राफ्स को, उनकी डोमेन्स को कैसे याद करना है और किस तरह से आप उसको सीखेंगे उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। हम लास्ट वाले क्वेश्चन में इनवर्स हाइपरबॉलिक के जो बेटा फार्मूलाज हैं उनको जो है ना वो ड्राइव करना भी सीखेंगे कि हम उनको किस तरह से बेटे ड्राइव कर सकते हैं। तो चलिए हम अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। यहां पे बेटे हम क्या करते हैं, उसकी लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लेते हैं जो कि है 1 माइनस टेन हाइपरबॉलिक स्क्वायर एक्स। अच्छा, यहां से आपको ये फार्मूला नजर आ रहे हैं बेटा, आपने टेन का फार्मूला प्लेस कर देना है। टेन का फार्मूला आ गया ई की एक्स माइनस ई की माइनस एक्स डिवाइडेड बाय बेटे ई की एक्स प्लस ई की माइनस एक्स, ऊपर नेगेटिव नीचे प्लस, और इस होल का क्या हो जाएगा बेटे, स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे तो 1 रहेगा, नीचे भी 1 है माइनस, लेकिन यहाँ पे बेटे आपके पास ऊपर भी एक फार्मूला नजर आ रहा है और नीचे भी, तो हम यहाँ पे फार्मूला लगाते हैं ई रेज टू द पावर 2x यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 बी। सेम फार्मूला नीचे लगाते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहां पे क्या हो जाएगा बेटे, प्लस 2ab। अब e की x और e की माइनस एक्स, जब बेटे इनको मैं मल्टीप्लाई करूंगा, देखें कुछ ऐसे नहीं हो जाएगा, e की x मल्टीप्लाई बाई e की माइनस एक्स, या फिर बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, x माइनस एक्स, या फिर x माइनस एक्स तो 0 होता है और e की पावर 0 यानी कि किसी भी नंबर की पावर 0 किसके इक्वल होता है बेटे, 1 के। तो मैं क्या करता हूं यहाँ पे, इसको मैं फिर लिख लेता हूं, दैट इज 1/1। मैंने 1 बेटा डिनोमिनेटर में लिख लिया, वी नो के 1 वहां पे मौजूद होता है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, यहां पे बेटे इसको ऐसे लिख लेते हैं, e की 2x प्लस e की माइनस 2x माइनस 2, क्योंकि ex मल्टीप्लाई बाई e की माइनस एक्स किसके इक्वल आ चुका है, 1 के, हम सिर्फ माइनस 2 लिखते हैं। सिमिलरली बेटा नीचे आ जाएगा माइनस 2x और ये क्या आ जाएगा बेटे, प्लस का 2। यहां पे हम देखें इनका बेटा ले लेते हैं यहां पे हम एलसीएम, दैट इज e की 2x प्लस e की माइनस 2x प्लस का 2। सो जस्ट डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। आपको याद है नीचे वाले नंबर अगर सेम नहीं हो तो बेटा आपने उनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो e की 2x यहाँ पे सारा आ जाएगा प्लस e की माइनस 2x प्लस 2। अगर किसी बच्चे को ये वाली चीज ध्यान में नहीं आ रही तो बेटे ऐसे हुआ करता था, ये वाला नंबर इसके पास जाएगा, ये वाला नंबर इसके पास जाएगा, और जो नीचे वाले नंबर होते हैं बेटा ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ये भी एक मेथड है एलसीएम लेने के, इसको हम कहते हैं बटरफ्लाई मेथड। तो अगर आपने नीचे वाले नंबर आपको नजर आए कि सेम नहीं है तो फिर आप ये वाला काम भी कर सकते हो। सो यहाँ पे बेटे सेंटर में नेगेटिव है, ये याद रखना है। नेगेटिव क्या करेगा, सबका साइन, यहाँ पे बेटे आपने याद रखना है कि सेंटर में नेगेटिव है और नेगेटिव क्या करेगा, सबका साइन चेंज कर देगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव e रेज टू द पावर 2x माइनस, और यहाँ पे बेटे अगर आप देखो तो माइनस हो जाएगा, ये वाली टर्म भी -2x और ये वाली टर्म क्या हो जाएगी बेटा, +2 हो जाएगी। अच्छा, और यहाँ पे अगर आप नोटिस करो तो ये जो e की 2x है ये e की इस 2x से कैंसिल हुआ, पॉजिटिव और नेगेटिव, सिमिलरली ये भी कैंसिल हो गए। सो ऊपर हमारे पास जो बचा वो है 2 + 2 दैट इज 4, और नीचे है जी e की 2x प्लस e की -2x और +2 है बेटा। अच्छा, अगर आपने ये ऊपर देखा था ये वाली चीज, अगर बेटा यहाँ पे मैं खुद से दोबारा वही लगा देता हूँ, e की x e की -x, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये सारी मल्टीप्लाई होकर बेटा 1 ही आएगा। लेकिन इससे फायदा ये होगा कि नीचे फार्मूला बन रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये फार्मूला बनाना यहाँ पे जरूरी था। तो मैं इसको लिख सकता हूँ
कि अगर बेटा मुझे इसको लेट्स सपोज इसको हम सही कर लेते हैं, अगर मुझे बेटा होल स्क्वायर बनाना है तो देखिए ऊपर तो बड़ा क्लियर है कि भाई 4 है, 4 का मुझे पता है 2 का स्क्वायर होता है, ऊपर तो 2 आ जाएगा। नीचे क्योंकि हमने फार्मूला बेटे कंप्लीट बना लिया, ये बिल्कुल वही फार्मूला है जो आपने स्टार्ट में देखा था, ये है जी ई की एक्स प्लस ई की माइनस एक्स। तो ये जो ब्रैकेट के अंदर फार्मूला है, इफ यू रिमेंबर, ये बेटा वही तो फार्मूला है कि आपके पास कॉस का फार्मूला है, लेकिन कॉस में 2 नीचे होता है, यहाँ पे 2 ऊपर है, तो इसका मतलब है कॉस का रेसिप्रोकल आ जाएगा, और क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो हाइपरबोलिक पे भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, और यही चीज आपने प्रूव करनी थी। तो बहुत सिंपल सा काम है, आपको बस फार्मूलाज याद होने चाहिए, बेसिक सब्सटीट्यूशन, और देन आपने अलजेब्रा को परफॉर्म करना है, एंड यू हैव योर आंसर। पार्ट नंबर 2 के अंदर भी बिल्कुल बेटा वैसे ही है। यहाँ पे अगेन मुझे नजर आ रहा है राइट साइड पे 2 टर्म्स हैं, तो इस दफा मैं क्या करता हूँ बेटा, इसकी राइट हैंड साइड कंसीडर कर लेता हूँ, दैट इज कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे बेटे नेगेटिव का 1। कॉट का जल्दी से फार्मूला डालते हैं, कॉट tan का रेसिप्रोकल है, tan में बेटा ऊपर नेगेटिव था, तो कॉट में ऊपर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और बेटे नीचे इसके क्या हो जाएगा, नेगेटिव, साथ में बेटे क्या है, नेगेटिव का 1। लेकिन क्योंकि स्क्वायर था, सो यस यू हैव टू ऐड स्क्वायर है। ये बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की कॉपी है बेटा। स्क्वायर ऊपर भी ओपन करिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और बेटे स्क्वायर समझ लीजिए अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है, देखो ये ए है मेरा, स्क्वायर लेंगे तो ऐसे हो जाएगा। अब पावर की पावर होती है मल्टीप्लाई, तो दैट विल बिकम 2x, इसलिए बेटा मैं डायरेक्ट ई की 2x लिख रहा हूँ, और प्लस बेटा बी स्क्वायर प्लस 2a और b। सिमिलरली नीचे देखिए हमारे पास बेटे आ गया e रेज टू द पावर 2x प्लस e माइनस 2x, यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, और साथ में क्या आ गया बेटे, नेगेटिव का 1 आ गया। फिर हमारे पास आ जाएगा e की 2x प्लस e की माइनस 2x, और ये जो टर्म है बेटा 2 e की x इंटू ई की माइनस एक्स। अभी तो हमने इसको देखा था कि ये तो 1 के इक्वल है, पिछले पार्ट में भी हमने सॉल्व किया, तो मैं इसकी जगह पे 1 लगा देता हूँ। नीचे आ जाएगा ई की 2x प्लस बेटा ई की माइनस 2x माइनस 2, साथ में माइनस 1 है, और बेटे अंडरस्टूड है कि इसके नीचे भी क्या मौजूद है, 1। सो अगेन जस्ट टू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी कि आपका वो जो बटरफ्लाई वाला मेथड था, पहले हम ये वाला चीज़ यहाँ से हटा देते हैं। सो यहाँ से बेटे हम लिख लेते हैं एलसीएम, जो कि आ चुका होगा e रेज टू द पावर 2x प्लस e रेज टू द पावर माइनस 2x माइनस 2, जस्ट टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ऊपर तो सेम वही आ जाना है, प्लस e की माइनस 2x प्लस 2, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होकर बेटा कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन ये जब इस 1 से मल्टीप्लाई होंगे तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस हो जाएगी पहली टर्म, सेकंड वाली टर्म b माइनस हो जाएगी, और ये हो जाएगा बेटे प्लस। ऊपर देखें तो कुछ टर्म्स कैंसिल हो रही हैं, जैसे e की 2x माइनस e की 2x है, e की माइनस 2x माइनस e की माइनस 2x के साथ 2 प्लस 2 मिलके 4 बना चुके होंगे, और नीचे बेटा e की 2x प्लस e की माइनस 2x, और साथ में क्या आ गया, माइनस 2 आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे अगेन बेटे मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि इसके साथ में e की x भी मौजूद है और e की माइनस एक्स भी, बिल्कुल वैसे जैसे स्टार्ट में था। इससे ये फायदा होता है कि ये एक कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा। अब ऊपर 4 है, 4 2 का स्क्वायर होता है, और नीचे बेटा ये जो टर्म है ये हो गया e की x, और क्योंकि इसके साथ में माइनस है तो माइनस लगाना पड़ेगा, e की x, और बेटा ये होल का क्या हो गया, स्क्वायर। अब ब्रैकेट के अंदर ये जो चीज है बेटा, माइनस वाला फार्मूला आता था साइन में, लेकिन उसमें 2 को नीचे होना चाहिए था, अब 2 ऊपर आ चुका, तो इसका मतलब है साइन का जो रेसिप्रोकल है दैट इज कोसेकेंड। कोसेकेंड को बेटा मैं CSC भी लिख सकता हूँ और COSEC भी लिख सकता हूँ, मैं इसके साथ लिखता हूँ कोसेकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, क्योंकि उसके ऊपर स्क्वायर था, तो दैट इज वाई बेटे वहां पे भी क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। सो इस तरह से हमने राइट हैंड साइड और अपनी जो लेफ्ट बेटा उनको हमने प्रूव कर दिया। पार्ट नंबर 3 के अंदर भी बेटे आपको ये डबल एंगल आइडेंटिटी नजर आ रही होगी। सो सबसे पहले ये काम किया करो कि अब देखो कि किस साइड पर ज्यादा काम हो सकता है। सो मैं लेता हूं इसकी राइट हैंड साइड, क्योंकि मुझे नजर आ रहा है कि उसके अंदर साइन भी मौजूद है और बेटे कॉस भी मौजूद है, तो उसके ऊपर हम ज्यादा वर्किंग कर सकते हैं। जल्दी से साइन हाइपरबोला की वैल्यू, ये वैल्यूज बेटे आपको याद करनी है, टेबल मैंने साथ दे दिया हुआ है, आप यहाँ से देख के इन वैल्यूज को नोट डाउन करिए और इनको आप मेमोराइज भी कर लीजिए। माइनस एक्स डिवाइडेड बाई बेटे 2, सिंप्लीफाई कर लेते हैं जी। हमारे पास बेटा ऊपर आ जाएगा e रेज टू द पावर x, यानी कि ये देखिए फार्मूला बन रहा है a प्लस बी इंटू बेटा a माइनस बी, जो कि इक्वल होता था a स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर के। हमारा ये जो ए है इसमें वो है ई की एक्स, और जो बेटे बी है इसमें वो है ई की माइनस एक्स। एक तो 2 2 से कैंसिल हुआ, ऊपर देखें यहाँ पे ये बेटे हो जाएगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर और होल डिवाइडेड बाय बेटे क्या हो जाएगा 2, क्योंकि एक 2 तो कैंसिल हो चुका। अच्छा, अब बेटे हम इसको लिख सकते हैं ई रेज टू द पावर 2x, क्योंकि पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है, ये हो जाएगा माइनस 2x और डिवाइडेड बाय बेटे क्या आ चुका है 2। अच्छा, अब यहाँ पर एक फॉर्मूला नोटिस करिए कि अगर बेटे मेरे पास साइन हाइपरबोलिक x होता तो मैं लिखता e की पावर x e की माइनस x डिवाइडेड बाय 2। एक चीज नोटिस करें कि जो चीज h के साथ है, h के साथ में क्या लगा हुआ है बेटे, यहाँ पे x लगा हुआ है, तो e की पावर में भी आपको क्या नजर आ रहा है, यस x नजर आ रहा है, और नीचे सिंपली 2 है, और नीचे आप देख रहे हो कहीं पे भी x वगैरह नहीं है, तो नीचे कोई फर्क नहीं पड़ना। अब मान लो अगर मैंने यहाँ पे, अब मान लो बेटा अगर मैंने यहाँ पर x के साथ में कभी 2 लगा दिया, यहाँ पे भी 2 लगा दी, इसका मतलब है फिर दूसरी साइड पे भी क्या होगा 2 होगा, और नीचे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि नीचे बेटा मेरे पास x तो मौजूद ही नहीं है, चेंज कहाँ पे आ रहा है, सिर्फ x की वैल्यूज में। अब अगर आप इसको कंपेयर करो, ये एग्जैक्टली वही तो चीज बनी हुई है, ऊपर e की 2x माइनस e की माइनस 2x है, इसका मतलब है ये चीज किसके इक्वल हो चुकी है बेटा, साइन हाइपरबोलिक 2x के। आपको ना सिर्फ बेटा फार्मूलाज याद करने हैं, बट आपको उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना भी आना चाहिए। ये चीज वैसे आप ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री में सीख चुके हो 11 क्लास में, सो ये आपको चीजें वहां पे हेल्प कर सकती हैं। पार्ट नंबर 4 में अगेन बेटा जैसे मैंने पहले कहा था कि जिस साइड पर ज्यादा काम हो सकता होगा मैं उसी साइड को कंसीडर करूंगा, तो राइट वाली साइड पे क्योंकि दो फंक्शंस हैं मैं बेटा उसी को कंसीडर करता हूं। सो वी हैव कॉस हाइपरबोलिक, जस्ट प्लेस देयर वैल्यूज। कॉस की क्या थी, दरमियान में प्लस आता था, नीचे 2 होल का स्क्वायर प्लस, अगेन साइन में क्या होता था, ऊपर माइनस आता था, नीचे इसके भी 2 और होल का स्क्वायर। हम स्क्वायर को ओपन कर लेते हैं, नीचे 4 आ जाएगा और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बेटा बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, ये हो जाएगा हमारी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर। सिमिलरली बेटा सेकंड टर्म में भी नीचे तो 4 आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बेटा बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी, ये आ गया। अच्छा, अब ये हमें पता है कि e की x और e की माइनस एक्स ये मिलके 1 हो जाती हैं, और नीचे सेम है बेटा, तो हम इसका साथ में बेटा एलसीएम भी ले लेते हैं। एलसीएम आपको पता है एक बिग 4 आ जाएगा, ऊपर बचेगा e की 2x प्लस e की माइनस 2x और प्लस ओनली 2, क्योंकि e की x माइनस e की माइनस एक्स से मिलके बेटे 1 हो चुका, जैसे भी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा। बाकी सारा हम यहाँ पे लिख लेते हैं, e की माइनस 2x यहाँ पे सॉरी प्लस, और ये माइनस का 2, माइनस 2 प्लस 2 से हो जाएगा कैंसिल। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप ऊपर वाली टर्म्स को बेटा नोटिस करो तो e की 2x यहाँ पे भी है और e की 2x बेटे यहाँ पे भी है, तो वी कैन से कि ये क्या है 2e की 2x, यानी कि 1 और 1 ये थे तो मिलके 2 हो गए। सिमिलरली e की माइनस 2x भी 2 दफा लिखा हुआ है, हम ये भी कह सकते हैं e की माइनस 2x, और बेटे नीचे कितना आ चुका है 4। अगर हम ऊपर से 2 को कॉमन ले लें तो पीछे बचेगा 2x e की माइनस 2x, और नीचे बेटे कितना था 4, ये 2 आएगा और इस वाले 4 को क्या कर देगा कैंसिल। सो वी आर लेफ्ट विद e की 2x प्लस e की माइनस 2x डिवाइडेड बाय 2। यहां पर एक चीज देखिए, कॉस हाइपरबोलिक x का बेटे जो फॉर्मूला था उसमें ऊपर होता है प्लस और नीचे क्या होता है बेटे 2 होता है, ये है हाइपरबोलिक x का फॉर्मूला। अच्छा, बट बेटा अगेन वही बात है, यहाँ पर अगर x था तो दैट इज वाई हाइपरबोलिक के साथ में भी x लगा हुआ है, ये देखें हर जगह पर सेम नंबर है, नीचे 2 है उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ना, क्योंकि x में चेंज आना है। अगर मैं यहाँ पर 2x कर दूंगा तो इस जगह पे भी 2x करना पड़ेगा और इधर भी 2x, जो कि एग्जैक्टली हमारे क्वेश्चन के अंदर भी बना हुआ है। तो इसका मतलब है बेटा मैं इस चीज को लिख सकता हूं कॉस हाइपरबोलिक 2x दैट इज आर लेफ्ट, और बेटा यही चीज हमने क्या करनी थी यहाँ पे प्रूव करनी थी, तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर बेटा हमें इनवर्स हाइपरबोलिक के जो फार्मूलाज हैं उनको प्रूव करना है। हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज टेन हाइपरबोलिक इनवर्स। बेटा इससे पहले आपको बुक में साइन हाइपरबोलिक इनवर्स और कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स की एग्जांपल्स मिल जाएंगी, आप उनको एक दफा लाजमी देखिएगा। अच्छा जी, टेन हाइपरबोलिक इनवर्स को प्रूव करने के लिए बेटे सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लेट करेंगे कि जो टेन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ एक्स है इसको बेटा हम मान लेते हैं किसके इक्वल है, वाई के। तो यहां से मैं लिख सकता हूं बेटे x इज इक्वल टू टेन
हाइपरबोलिक y। आपको याद है इन्वर्स अगर होता था और हम फंक्शन को दूसरी साइड पे शिफ्ट करते थे तो बेटा इन्वर्स खत्म हो जाता था। अब हम tan हाइपरबोलिक y की अगर बेटा वैल्यू डालें तो वो कुछ ऐसे हो जाएगी e रेज टू द पावर y। पहले हाइपरबोलिक x था तो बेटा वेरिएबल x यूज हो रहा था, अब क्योंकि y है तो बेटा वेरिएबल भी क्या होगा, y होगा, होल डिवाइडेड बाय e रेज टू द पावर y और प्लस क्या आ जाएगा बेटा e रेज टू द पावर -5। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बेटे एक चीज नोटिस करिए, ये तो लिखा हुआ है e की y, हमें पता है कि अगर कभी नेगेटिव एक्सपोनेंट हो तो हम उसका क्या कर सकते हैं, रेसिप्रोकल ले सकते हैं। एंड सेम गोज फॉर डिनोमिनेटर के यहाँ पे बेटे हम उसका क्या कर सकते हैं, रेसिप्रोकल ले सकते हैं। और ये किसके इक्वल चल रहा है बेटे, x के। सो यहाँ पे बेटे हमारे पास आ चुका है x इज इक्वल टू, और बेटे ऊपर आप जब आप एलसीएम लोगे तो बेटे वो भी ई रेस टू पर y आ जाएगा। एंड सिमिलरली अगर बेटा हम नीचे एलसीएम लेंगे तो वो भी ई रेस टू द पावर y आ जाएगा। और ऊपर क्या लिखेंगे देखें, ई वाई जब ई वाई से मल्टीप्लाई होगा दिस विल बिकम ई रेस टू द पावर 2y -1, और यहाँ पे बेटे हो जाएगा ई रेस टू द पावर 2y +1। ई वाई जो है ई वाई से कैंसिल हो जाएगा, सो हमारे पास बच क्या गया, x इक्वल्स टू, ऊपर बेटे है e रेज टू द पावर 2y -1 और नीचे है बेटा e रेज टू द पावर 2y +1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो बेटे उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो ये बन जाएगा x e की 2y प्लस बेटे x, और पीछे रह जाएगा e की 2y -1। अभी दोनों साइड पे बेटा e की 2y मौजूद है, हम दोनों टर्म्स को एक साइड पे ले आते हैं। तो ये हो जाएगा e की 2y, इसके पास बेटे x था, जब दूसरी टर्म इधर चल के आएगी तो बेटा उसमें से भी हमने e की 2y कॉमन ले लिया तो पीछे बच जाएगा -1, और राइट साइड पे क्या बच जाएगा, -1, और x जब इधर शिफ्ट होगा तो बेटे क्या आ जाएगा, माइनस का x आ जाएगा। नेक्स्ट बेटे हमारे पास आ जाएगा, सो बेटे यहाँ पे हम लिख सकते हैं e रेज टू द पावर 2y, ये इक्वल होगा -1 -x, और बेटे ये सारा फैक्टर इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, जब दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज करें, e की 2y, बेटे अगर मैं ऊपर नेगेटिव कॉमन ले लूं तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 + x, और नीचे भी अगर हम नेगेटिव को कॉमन ले लें तो ये क्या बन जाएगा बेटा, 1 -x, यानी कि +1 माइनस का 1 जो था बेटे प्लस का हो गया, और ये जो x था वो माइनस का हो गया। इससे फायदा ये होगा कि नेगेटिव नेगेटिव से हो जाएगा कैंसिल, और हमारे पास बेटे रह जाएगा e की 2y इक्वल्स टू 1 + x, और बेटे नीचे क्या आ गया, 1 -x। अब यहाँ पे देखिए जो प्रूफ करना है ना बेटा, वहां पे आपको e नजर नहीं आ रहा, तो e को खत्म करने के लिए हम बेटा क्या लेके आएंगे, हम दोनों साइड्स पे लॉग अप्लाई कर देंगे। लॉग क्या करता है बेटे, वो ई को खत्म कर देता है, क्योंकि लॉग और जो बेटा ई होते हैं ना ये एक दूसरे के एंटी हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं, यू कैन से। तो लॉग ई से कैंसिल हुआ तो लेफ्ट साइड पे बेटे क्या बच जाएगा, सिर्फ 2y, और राइट साइड पे बेटा लॉग, और ये सारे का सारा एक्सप्रेशन। अच्छा अगर हमें बेटा y की वैल्यू निकालनी हो तो हम यहां से लिख सकते हैं, सो बेटे यहाँ पे y जो था वो तो इक्वल था tan हाइपरबोलिक इनवर्स x के, जो हमने शुरू में लेट किया था, तो मैं y की वैल्यू भी डाल देता हूँ, tan हाइपरबोलिक इनवर्स x दिस इज इक्वल टू, देखिए 2 इधर हो रहा था मल्टीप्लाई, जब उठा के बेटे दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, जाके डिवाइड हो जाएगा, और आगे आ जाएगा log 1 + x डिवाइडेड बाय 1 - x। सो ये बेटे हमारे पास tan हाइपरबोलिक इनवर्स का फार्मूला था जो कि हमने प्रूव करना था। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर 2 के अंदर बेटे यहाँ पर एक टाइपो मिस्टेक है। हमारे पास जो पार्ट नंबर 1 में आपने देखा कि tan हाइपरबोलिक इनवर्स का फार्मूला था, दिस इज एग्जैक्टली द सेम फार्मूला रिटन ओवर हियर। ये होना क्या चाहिए था, इसको बेटे होना चाहिए cot हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू 1/2 log 1 + x, आई कैन आल्सो राइट इट x + 1, राइट। और नीचे बेटे 1 - x के बजाय जो कॉट का फार्मूला है उसमें क्या आता है, x -1 आता है। दिस कंडीशन विल रिमेन द सेम, कि x हम अब भी 1 जो है बेटा नहीं कर सकते, बट 1 - x की बजाय यहाँ पे क्या आना है बेटे, x -1 आना है। सो अब इस फार्मूला को हम देखते हैं कैसे प्रूव करेंगे। अब बेटा नेक्स्ट चलते हैं इसके प्रूफ की तरफ, जो कि एग्जैक्टली सेम है जैसे आपने पिछले पार्ट में tan हाइपरबोलिक इनवर्स के लिए किया था। तो जल्दी से देख लेते हैं, cot हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x को बेटा लेट कर लेते हैं हम y के इक्वल, और देन बेटे हम लिख सकते हैं कि x विल बी इक्वल टू cot
हाइपरबोलिक वाई। आपको पता है हमने कॉट को बेटे दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दिया। अच्छा, अब अगर बेटे मैं इसका फार्मूला पुट करूं, कॉट बेसिकली रेशियो होती है कॉज ओवर साइन की, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस दफा ऊपर जो है बेटे वो प्लस आएगा और नीचे जो होगा बेटे वो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। वाई मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि बेटे हमारा जो वेरिएबल है वो वाई यूज हो रहा है इस दफा। अच्छा, अब नेक्स्ट टाइम में बेटे हम इसको कुछ ऐसे लिख सकते थे, e रेज टू द पावर y, ये नेगेटिव एक्सपोनेंट है तो हम इसका क्या करते हैं बेटे, रेसिप्रोकल ले लेते हैं। ये काम हम बेटे क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में भी कर लेते हैं। सो वी हैव 1 ओवर e रेज टू द पावर y। अच्छा, नेक्स्ट बेटे हमारे पास, हम यहाँ पे बेटे इनका एलसीएम ले लेते हैं। सो हमारे पास ऊपर भी एलसीएम आ जाएगा और नीचे भी e रेज टू द पावर y। जब ऊपर एलसीएम लेंगे तो हमारे पास बेटे हो जाएगा e रेज टू द पावर 2y -1। सेम नीचे होगा e रेज टू द पावर 2y, और यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे बेटे प्लस होना चाहिए, सॉरी फॉर दिस, तो यहाँ पे प्लस हो गया और नीचे बेटे हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा और e रेज टू द पावर y हो गया। अच्छा, यहाँ से e वाई से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बच क्या गया बेटे, x इक्वल्स टू e रेज टू द पावर 2y प्लस 1 e रेज टू द पावर 2y -1। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये जो नीचे वाला फैक्टर बेटा e रेज टू द पावर 2y माइनस जो 1 है, इसको उठा के हम ले जाते हैं दूसरी साइड पे और इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं x के साथ। सो ये कुछ बेटे ऐसे हो जाएगा, x e रेज टू द पावर 2y माइनस x इक्वल्स टू बेटा e रेज टू द पावर 2y प्लस 1। अब e वाली टर्म्स को बेटा एक साइड पे लिख लेते हैं, ये प्लस है तो बेटे दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगी और x को हम ले आते हैं इस साइड पे, तो ये बन जाएगा बेटे 1 प्लस x। या फिर बेटा e रेज टू द पावर 2y कॉमन भी लिया जा सकता है, सो यू हैव x माइनस 1 हियर एंड दिस इज इक्वल टू 1 प्लस x, एंड वी कैन आल्सो राइट के e रेज टू द पावर 2y इक्वल हो जाएगा बेटे 1 प्लस x डिवाइडेड बाय x माइनस 1। अच्छा, अब बेटा e जो है इसको खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे दोनों साइड्स पे। लॉग क्या करेगा कि e को कर देगा कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ बेटे 2y, बट ऑन द अदर हैंड वी हैव लॉग, और ये हो जाएगा बेटे 1 प्लस x और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बेटे x माइनस 1। अच्छा, अब यहाँ पे बेटे हम लिख सकते हैं कि y इक्वल्स टू, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो दिस विल बी 1 प्लस x ओवर x माइनस 1। अच्छा, अब यहाँ पे जो y है बेटा, स्टार्ट में चलिए तो हमने y को किसके इक्वल लेट किया था, एग्जैक्टली हमने इसको कहा था कि ये इक्वल है बेटे कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x के। सो ये लें जी, हमारे पास जो रिक्वायर्ड फार्मूला था बेटे वो आपने यहाँ पे बना लिया। टेन और कॉट जो है बेटा, इनका प्रूफ जो है वो एग्जैक्टली सेम है। यहाँ पे बेटे आपने कंडीशन भी देखनी है कि कॉट वाला जो फार्मूला है इसमें ये जो आपको x नजर आ रहा होगा, या तो ये ग्रेटर देन 1 होना चाहिए या फिर बेटा ये लेस देन 1 होना चाहिए। तो हम इसको कुछ ऐसे लिख देते होते हैं फिर कि x की जो बेटे एब्सोल्यूट वैल्यू है इट मस्ट बी ग्रेटर देन 1। जब आप 10 की बात करते तो उसमें लेस देन 1 और यहाँ पे बेटा इसका ग्रेटर देन 1। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर 3 में बेटे हमारे पास फार्मूला है सेकंड हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x का। तो एज यूजुअल हम इसको सबसे पहले बेटे क्या करते हैं, y की इक्वल लेट कर लेते हैं, देन इट विल बी x इक्वल सेकंड हाइपरबोलिक y हो जाएगा। अच्छा, अब बेटे ये जो सेकंड हाइपरबोलिक y है, हम क्या करते हैं, इसका फार्मूला लगा देते हैं। सेकंड को रिकॉल करें तो ये बेटा रेसिप्रोकल किसका था, साइन का या कॉज का, एग्जैक्टली ये कॉज का था रेसिप्रोकल। कॉज के फार्मूला में बेटा नीचे 2 आता है तो इसमें ऊपर 2 आएगा क्योंकि उसका रेसिप्रोकल है। और कॉट के फार्मूला में क्या होता था वहां पे बेटे, सो एग्जैक्टली सॉरी, बेटा रिकॉल करिए कि सेकंड जो है वो कॉस का रेसिप्रोकल था या साइन का रेसिप्रोकल था। एग्जैक्टली ये कॉस का रेसिप्रोकल था। तो कॉस का बेटे जो फार्मूला है हमने उसका क्या कर लिया,
रेसिप्रोकल कर लिया, वेरिएबल यहाँ पर y है तो बेटा मैं भी y लिखूंगा। और आपको पता है कॉस के फार्मूले के दरमियान में क्या होता था, प्लस लगा होता था ई की टर्म्स में, तो बेटा डेफिनेटली हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस ही लगाएंगे। देन हमारे पास हो जाएगा x इक्वल्स टू डिवाइडेड बाय ई रेज टू द पावर y प्लस, अब ये जो नेगेटिव है बेटा इसका डेफिनेटली आपको क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। अच्छा उसके बाद क्या होगा, ऊपर तो बेटे हमारे पास क्या बचा हुआ है 2, नीचे अगर देखें तो ई रेज टू द पावर y हमारे पास क्या आ जाएगा बेटे, एज एन एलसीएम आ जाएगा। अब ऊपर बचेगा ई रेज टू द पावर 2y प्लस 1, या फिर ये जो ई रेज टू द पावर y है बेटा इसको उठा के हम ऊपर भी ला सकते हैं कुछ इस तरह से, ये बन जाएगा 2e रेज टू द पावर y, या कि बेसिक कैलकुलेशन है इसमें और हमने कोई एफर्ट नहीं करनी, e रेज टू द पावर 2y प्लस 1। अब ये सारा फैक्टर इधर डिवाइड हो रहा है बेटे, उसको उठा के ले जाते हैं दूसरी साइड पे, सो दिस विल बिकम x e रेज टू द पावर 2y प्लस x, दिस इज इक्वल टू 2e रेज टू द पावर y। या फिर बेटे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x e रेज टू द पावर 2y माइनस 2e रेज टू द पावर y और प्लस क्या हो गया बेटा, x हो गया। हमने सारी टर्म्स को उठा के क्या किया बेटा, लेफ्ट साइड पे कर लिया। अच्छा यहाँ पे ना आपको एक चीज नजर आ रही होगी बेटी, यहाँ पे ना एक चीज नोटिस करें, आपको यहाँ पर e जो है वो उसकी पावर में नजर आ रहा होगा 2y और इसकी पावर में नजर आ रहा होगा ey। अब ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपकी ये वाली टर्म हुआ करती थी, पहले x होता था तो उसके ऊपर पावर 2 थी, और सिमिलरली जो सेकंड वाला होता था बेटा उसमें सिर्फ x लगा होता था, और थर्ड में बेटा कोई भी कांस्टेंट नंबर। तो यहाँ पे भी एक्चुअली कुछ ऐसे ही है। सो इन अदर वर्ड्स आई कैन से कि ये वाली जो टर्म है ना बेटे ये क्वाड्रेटिक है। मैं इसको आपको फॉर्म चेंज करके देता हूं तो ये कुछ ऐसे नजर आएगी। देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा, ई वाई और उसके ऊपर क्या आ गया बेटा स्क्वेयर माइनस 2 ई वाई और प्लस बेटे क्या हो गया एक्स, दिस इज इक्वल टू 0। सो यू सी जो मैंने यहाँ पे बेटे एक्स स्क्वायर लिखा था, तो आपका इस क्वेश्चन में जो एक्स है बेसिकली बेटा वो है ई रेज टू द पावर वाई। तो ये है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक के लिए हमारे पास बेटे क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है, तो उसमें हमें हमें क्या चाहिए होता है, उसमें हमें चाहिए ए की वैल्यू जो कि बेटे कितनी होगी, एक्स के इक्वल होगी। देखिए ना ये जो स्क्वायर वाली टर्म के साथ नंबर है दैट इज योर ए, जो बेटा ये जो सिंपल आपके पास टर्म है इसके साथ जो नंबर है दिस इज आर बी, और सी वो टर्म है जिसके साथ में ई रेज टू द पावर वाई लगा ही नहीं हुआ, दैट इज एक्चुअली एक्स। अब हम क्या करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूलाज में ये वैल्यूज डाल देते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूले में बेटा वैल्यूज डालने के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, ई रेज टू द पावर वाई, यानी कि पहले हम लिखते थे कि x इज इक्वल टू, बट क्योंकि दिस इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इन वेरिएबल ई रेज टू द पावर वाई, तो बेटा हम भी क्या लिखेंगे ई रेज टू द पावर वाई। अच्छा जी आगे आना है बेटे माइनस का b प्लस माइनस b का स्क्वायर माइनस 4ac, a is x एंड c इज आल्सो x, और इसके ऊपर बेटे आपको याद है क्या हुआ करता था, स्क्वायर रूट, और नीचे बेटा 2a, a की वैल्यू इज x। सिंप्लीफाई करें e रेज टू द पावर y, दिस इज इक्वल टू x, यहाँ पर 2 प्लस माइनस बेटा 2 का स्क्वायर करेंगे 4, और ये हो जाएगा माइनस 4x का बेटे स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट में से देखें कि क्या कोई चीज बेटे हम यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं, एग्जैक्टली बेटे आप वहां से 4 को कॉमन ले सकते हो, लेकिन 4 जब स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2 प्लस माइनस 2, और स्क्वायर रूट में कितना आ गया बेटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि वो जो 4 था स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो बेटे वो 2 रह जाएगा, और नीचे बेटे कितना है 2x। अब ये 2 जो है बेटा कॉमन लेके आपने कैंसिल कर दिए, तो हमारे पास बचा ई रेज टू द पावर वाई 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और होल डिवाइडेड बाई बेटे क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है। अब अगेन वही बात है, ई को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे बेटे, यहाँ पे ले लेंगे लॉग इसका दोनों साइड्स पे। तो जब बेटे आप यहाँ पर log लेंगे सो दिस विल बिकम log 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और बेटे होल डिवाइडेड बाई क्या है हमारा, यहाँ पर x है। और अभी देखें
लेफ्ट साइड पे क्या बचा होगा बेटा, ई जो है वो तो लॉग के साथ हो गया होगा कैंसिल, तो पीछे बच गया वाई, और वाई हमें पता है किसके इक्वल था, सीकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ, एग्जैक्टली यहाँ पे सीकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ एक्स एक्चुअली। सो मुझे यहाँ पर y की बजाय x लिखना चाहिए बेटा। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड फार्मूला। मूविंग टू द लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 4 के अंदर बेटा हमें कोसिकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स इसके लिए प्रूव करना है। तो अगेन हम उसी तरह से कोसिकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x जो है बेटा, इसको मान लेते हैं y के इक्वल, ये हमने लेट कर लिया। देन बेटे हम लिख सकते हैं x इक्वल्स टू कोसिकेंट हाइपरबोलिक y हो जाएगा। अब बेटे कोसिकेंट हाइपरबोलिक का फार्मूला डाल देते हैं, और हमें याद होना चाहिए कि कोसिकेंट इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन। थैंक यू वेरी मच। सो हम लिख देंगे बेटे 2 डिवाइडेड बाय e रेज टू द पावर y, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटे, नेगेटिव आएगा e's के बीच में। सो देन x इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे वही काम करेंगे, आप इसका बेटे रेसिप्रोकल ले लोगे, e रेज टू द पावर y। देन बेटे हमारे पास हो जाएगा x इक्वल्स टू, ऊपर आ जाएगा 2, नीचे बेटे एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, e रेज टू द पावर y एंड e रेज टू द पावर 2y माइनस 1। ये नीचे वाला e रेज टू द पावर y बेटे ऊपर चला जाएगा। सो दिस विल बी रिटन एज x इक्वल्स टू 2e रेज टू द पावर y डिवाइडेड बाय बेटे क्या हो जाएगा, e रेज टू द पावर 2y माइनस 1। दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये कुछ ऐसे हो जाएगा बेटे, माइनस एक्स इक्वल्स टू 2e रेज टू द पावर y। ई वाली टर्म्स को बेटा एक साथ कर लेते हैं, सो हम कुछ ऐसे लिख लेते हैं, माइनस 2e रेज टू द पावर y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। अब बेटा यहाँ से हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x e रेज टू द पावर y, और उसके ऊपर क्या आ जाएगा बेटा, स्क्वायर माइनस 2 e रेज टू द पावर y माइनस एक्स, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे बेटा आपने देखा कि ये बेसिकली क्वाड्रेटिक आपकी इक्वेशन बन चुकी है, जिसमें वेरिएबल क्या है, e रेज टू द पावर y। अच्छा, इसमें a देखा जाए तो बेटा x है, क्योंकि स्क्वायर वाली टर्म के साथ है, b देखा जाए तो -2 है, और अगर बेटा हम c की बात करें तो दिस इज एक्चुअली नेगेटिव का x। अच्छा जी, अब क्वाड्रेटिक फार्मूलाज में वैल्यूज डालते हैं। अब बेटा यहाँ पे हम वैल्यूज को क्वाड्रेटिक फार्मूला में प्लेस करते हैं, तो ये कुछ हमारे पास हो जाएगा e रेज टू द पावर y, क्योंकि वेरिएबल हमारा क्या है बेटा, e रेज टू द पावर y, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का b प्लस माइनस बेटा स्क्वायर रूट b का स्क्वायर, यानी कि -2 का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू, और बेटा c की वैल्यू, और होल डिवाइडेड बाय बेटा ये जो चीज है दिस इज 2a, और a भी क्या है हमारा x है। अच्छा जी, e रेज टू द पावर y इक्वल्स हो जाएगा, सिंप्लीफाई कर लीजिए, प्लस माइनस दिस विल बिकम 4 माइनस 4x स्क्वायर, एक्चुअली 4 प्लस 4x स्क्वायर, बिकॉज देयर इज अ नेगेटिव साइन विद x एज वेल। सो ये बेटे इसका ले लिया हमने स्क्वायर रूट, होल डिवाइडेड बाय बेटे कितना हुआ 2x। यहाँ से देखिए, अगर मैं 4 को कॉमन ले लूंगा बेटा, स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो वो 2 हो जाएगा। सो इसका मतलब है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 2 डिवाइडेड बाय बेटे क्या हो जाएगा 2x, और प्लस माइनस यहाँ पे भी बेटे 2 आ चुका होगा बेसिकली। सो दिस विल बी 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और होल डिवाइडेड बाय बेटे जो है हमारे पास वो हो जाएगा 2x। अब ये जो 2 है बेटे, ये 2 से कैंसिल हो गया। सो बेटे हमारे पास आ गया e रेज टू द पावर y, दिस इज इक्वल टू 1 ओवर x प्लस माइनस बेटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और उसके ऊपर स्क्वायर रूट, और डिवाइडेड बाय बेटे क्या है, x आ गया। अच्छा, अब यहाँ से ना थोड़ी सी हम वर्किंग और करते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है उसमें थोड़ा सा बेटा डिफरेंट सिनेरियो है। इसमें बेटे हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर x प्लस माइनस, देखिए ये जो स्क्वायर रूट वाला पोर्शन है बेटा, अगर मैं इसमें से एक्स स्क्वायर को जो है ना यहाँ से बेसिकली अगर बेटा मैं क्या करता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर बेटा यहाँ से हम एक्स स्क्वायर को कॉमन लें तो वो कुछ ऐसे आ जाएगा। अब 1 के पास तो एक्स स्क्वायर था नहीं, तो दिस विल बी 1 ओवर एक्स स्क्वायर, और साथ में क्या आ जाएगा बेटे +1। इस सारी चीज के ऊपर क्या है हमारे पास,
अभी भी बेटा स्क्वायर रूट मौजूद है, और इसके जो नीचे वाली टर्म थी वो बेसिकली थी बेटे x के इक्वल। अच्छा, अब ये जो स्क्वायर जब स्क्वायर रूट से बाहर चल के आएगा तो स्क्वायर से हो जाएगा कैंसिल, तो इसका मतलब है बाहर कौन चल के आ रहा होगा बेटे, ओनली x, और ये नीचे भी x है तो x x के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अच्छा जी, अब यहाँ पर प्लस माइनस, और ये बचेगा 1/x² प्लस 1, ये ब्रैकेट के अंदर, एक्चुअली स्क्वायर रूट के नीचे, और दिस इज आर फाइनल पार्ट हियर। अच्छा, अब आपने यही बनाना था, और दूसरी चीज आपको यहाँ पे एक एक्स्ट्रा नजर आ रही होगी, दैट इज नेगेटिव का साइन। बेटे जो हमारे पास देखिए ई रेज टू द पावर वाई है, अब बेटा यहाँ से ना हमने सिर्फ पॉजिटिव वाला आंसर लेना है। उसकी रीजन ये है कि अगर मैं नेगेटिव वाला आंसर लूंगा ना तो ये जो स्क्वायर रूट वाला पोर्शन है ये ग्रेटर है एज कम्पेयर टू 1/x, तो यहाँ से आ जाएगा नेगेटिव का आंसर। लेकिन हमें ये पता है कि हमने तो ई को खत्म करने के लिए बेटे क्या करना है, लॉग लेना है। अब जब लॉग लेंगे तो राइट साइड पर कुछ ऐसे होना है, 1/x प्लस स्क्वायर रूट 1/x² प्लस 1। अब देखिए सिंपल सी बात है बेटे, यहाँ पे अगर ये अंदर वाली टर्म नेगेटिव होगी तो नेगेटिव नंबर का तो लॉग होता ही नहीं है, तो नेगेटिव नंबर से बचने के लिए आपने यहाँ से नेगेटिव वाला जो साइन है बेटे उसको क्या कर देना है, इग्नोर कर देना। और दिस इज इक्वल टू y, और y किसके इक्वल माना था हमने, कोसेकंड हाइपरबोलिक y के। अच्छा, आई वुड सजेस्ट कि आप एक और काम करिए कि जितनी भी बेटा ये जो डोमेन और रेंजेस हैं हाइपरबोलिक फंक्शंस की, इनको एक दफ़ा लाजमी देखिए, क्योंकि अगर आप नोटिस करिए हमने सेकंड के फार्मूला में इस तरह की वर्किंग नहीं की, बट यहाँ पर की, क्योंकि बेटा इसमें डोमेन हमें ये अलाउ करती थी कि आप ये वाला काम कर सकते हो। So this is all from exercise 1.2. So this is all from exercise 1.2. See you in another exciting video. Take care and Allah Hafiz.